बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं अपने एक और चैप्टर को। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखता है बायोलॉजी के लिए, जीव विज्ञान के लिए। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज है, क्योंकि यदि आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आप आगे क्लास में बहुत सारी चीजों को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए एक तो तुम्हारे सिलेबस में उसके लिए पढ़ो, दूसरा ये इंटरेस्टिंग है इसलिए पढ़ो, और तीसरा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, इसके लिए पढ़ो। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 है, जीवन की मौलिक इकाई। तो बच्चों यहां पर हम लोग जीवन की मौलिक इकाई के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में। किसके बारे में बच्चों? कोशिका के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों तुम अपने आजू बाजू सजीव को देखते हो, जितने भी सजीवों को देखते हो, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि उनका जो शरीर है वह किस चीज से बना हुआ है? तो बच्चों इसका उत्तर है कि उनका जो शरीर है वह छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जितने भी सजीव हैं, बैक्टीरिया से लेकर जो पेड़ है, जो मनुष्य है, जो कुत्ता है, बंदर है, जो फंजाई है, जो तुम्हारे घास फूस हैं, जो मधुमक्खी है, तिलचट्टा है, सबका शरीर किस चीज से बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, यहां थोड़ा देख सकते हो तुमने देखा होगा, ये बहुत टीचर ऐसे ही समझाते हैं। और क्या बात समझाते हैं कि जैसे जो दीवार होता है बच्चों, वो छोटे छोटे इकाई से बना होता है। दीवार तुमने देखा होगा, ये जो ब्रिक का वॉल है वह किससे बना है? छोटे छोटे ईंट से बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है। और छोटे छोटे यूनिट से मिलकर पूरा दीवार बन जाता है। छोटे छोटे यूनिट ईंटा से मिलके पूरा दीवार बन जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो शरीर है, या फिर बोले सजीवों का शरीर है, वह भी किस चीज से बना हुआ है? छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है। और उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उस इकाई को क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। तो तुम्हारे स्कूल में माइक्रोस्कोप होगा, तो वहां पर तुमने प्याज के पील का, या फिर बोले कि प्याज का जो ऊपरी कवर हल्का होता है महीन सा, उसको निकाल के अध्ययन किया होगा शायद। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो जो अनियन पील होता है, उसका अध्ययन करने पे, उसको माइक्रोस्कोप पे देखने पे उसका पूरा डिटेल तुम्हारे शिक्षक बताएंगे तुम्हें। तो यहाँ देख सकते हो कैसे एक कंपार्टमेंट जैसा, देखो ऐसा ऐसा दिख रहा है, ये देखो ऐसा ऐसा संरचना तुम्हें दिखाई पड़ेगा, और बीच में ये धब्बा धब्बा भी दिखाई पड़ेगा, है ना? तो यही बच्चों क्या है? कोशिका है। ये जो दिख रहा है कंपार्टमेंट, यही क्या है? कोशिका है। इसका मतलब प्याज का जो पील होता है वह किस चीज से बना होता है? कोशिका से बना होता है। तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कि प्याज का पील क्या होता है? तो देखो प्याज है, ठीक है, प्याज का क्या करो, छिलका को उतार दो, तो फिर सफेद सफेद मिलता है। तो सफेद सफेद में उसको इस तरीके से तुम करोगे तो एकदम एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, एकदम महीन सा एक निकलता है, वही हो जाता है तुम्हारा अनियन पील। और उसी को माइक्रोस्कोप से जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ इस तरीके का संरचना दिखाई पड़ता है। यदि तुमने अनियन पील नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। तुम यहाँ समझो कि ये जो प्याज है वह किस चीज से बना हुआ है? छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो सिर्फ यहाँ हम लोग प्याज का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ हम लोग प्याज का नहीं बात कर रहे हैं, या फिर इन चीजों का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सारे सजीवों का बात कर रहे हैं कि सारे जो सजीव हैं वो किस चीज से मिलके बने हुए हैं? वो बने हुए हैं कोशिका से। किस चीज से मिलके बने हुए हैं? कोशिका से। देखो इस तरीके का कोशिका होता है, यहां देख सकते हो चित्र में इसी तरीके का कुछ कोशिका होगा, और इसी कोशिका से मिलकर हम लोगों का शरीर बना हुआ है। या हाथी हो या चींटी हो, दोनों का शरीर किस चीज से मिलकर बना हुआ है? इसी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और इसी कोशिका के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो यहां देख सकते हो, यदि हम लोग कोशिका का बात करें तो कोशिका के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग बात कर सकते हैं, उसका परिभाषा भी दे सकते हैं। तो एक एक चीज हम लोग यदि बात करेंगे तो यह सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है।
कोशिका क्या है? सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। मतलब हमारा हाथ किस चीज से बना हुआ है? कोशिका से बना है। हड्डी किस चीज से बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। रक्त किससे बना है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो यह क्या है? सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। सभी जीव का जो शरीर का सारा पार्ट है वो किस चीज से बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। सभी सजीव कोशिका से बने हुए हैं। देख सकते हो, ब्रिक वाला मैंने उदाहरण दिया, वैसे ही तुम यहां पर लिख सकते हो। तो बात अब आता है सबसे पहला प्रश्न का। ये तो तुम्हें मैंने समझाया। अब जो सबसे पहला प्रश्न तुम्हें एग्जाम में आएगा वह पूछेगा कोशिका किसे कहते हैं। तो तुम इसके उत्तर में लिखना, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका। इसको तुम याद कर लो और यही तुम एग्जामिनेशन में लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह पूछा जाएगा कि आखिर कोशिका को शरीर की संरचनात्मक या रचनात्मक इकाई क्यों कहेंगे? दूसरा, कोशिका को शरीर की क्रियात्मक इकाई क्यों कहेंगे? यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो तुम्हें उत्तर लिखना है कि कोशिका हमारे शरीर को या किसी भी जीव के शरीर को आकार प्रदान करता है। क्या देता है? आकार देता है। कोशिका क्या प्रदान करता है? आकार प्रदान करता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कोशिका को? कि वह सजीवों के शरीर का क्या है? रचनात्मक या संरचनात्मक इकाई है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, हमारा जो शरीर का संरचना है वो किस चीज से बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। इसलिए कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक इकाई है। बात खत्म, सीधा सा सिंपल सा बात है। दूसरा, कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है। कैसे? तो इसमें उत्तर देना है कि शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसलिए यह शरीर का क्रियात्मक इकाई है। मतलब हमारे शरीर का जो ओवरऑल फंक्शन है वह कैसे चल रहा है? कोशिका के स्तर पर चल रहा है। यानी कि एक एक कोशिका एक स्पेशल कार्य को कर रहा है और वो पूरा एक बंडल भी है, वह भी एक कार्य को कर रहा है। इस तरीके से जो कोशिका है वह कैसा इकाई है? वह क्रियात्मक इकाई भी है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? समझो इस तरीके से कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य को कर रही हैं। जैसे आंख में बहुत सारी कोशिकाएं, रॉड सेल है, कोन सेल है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर में न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन क्या कर रहा है? न्यूरॉन संवेदनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर में जो ब्लड सेल है वह क्या कर रहा है? ब्लड का जो कोशिका है, जिसको आरबीसी मान ले रहे हैं, तो आरबीसी एक नाम है। तो आरबीसी क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहा है। इसका मतलब मैं जो उदाहरण बता रहा हूं उसमें यह बात सिद्ध होता है कि जो कोशिकाएं वो अलग अलग प्रकार की कार्य को हमारे शरीर में कर रही हैं, जिसके कारण हमारा शरीर चल पा रहा है। इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। तो तुम जरा देख सकते हो इस चीज को कि हमारा जो शरीर का सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे एकदम बेसिक जो बोलते हैं मूलभूत इकाई है, वह है कोशिका। कोशिकाओं के मिलने से बनता है उत्तक, उत्तक के मिलने से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलता है ऑर्गन सिस्टम यानी कि शारीरिक तंत्र, और उससे बनता है शरीर। तो हमारा ये शरीर तुम्हें दिख रहा है। शरीर के अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे और अंदर जाएंगे तो सबसे अंत में क्या आएगा? कोशिका ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि कोशिका को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? शरीर की मूलभूत इकाई बोलेंगे, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलेंगे कि यही बेसिक यूनिट है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। बोलेंगे कि यही शरीर को संरचना दे रहा है और शरीर का कार्य भी इसी स्तर पर हो रहा है। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग बहुत सारी चीजों को और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ाया गया है तुम्हें क्लास 9th में, तो हिस्ट्री को हम लोग देख लेते हैं। तो क्या शुरू से ही कोशिका के बारे में सब लोगों को पता था? नहीं पता था। तो सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था।
किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। तो यहां पर जब उन्होंने कोशिका का खोज किया, देखो यही है रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो उन्होंने अपने द्वारा यहां देखो खोजे गए माइक्रोस्कोप से सबसे पहले क्या देखा था? देखो इस तरीके का संरचना देखा था। तो इस तरीके की संरचना उन्होंने कहां पर देखा था? देखो कहां देखा था। तो ये जो पेड़ का छाल है इसी में बार्क होता है, ठीक है, उसी के कोशिकाओं को उन्होंने देखा था। तो ये जो बार्क होता है वह मृत होता है। क्या होता है? मृत होता है। और उसी बार्क या फिर बोलेंगे कॉर्क, बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? कॉर्क, CORK। तो यहां देख सकते हो ये पेड़ का छाल है, इसी में यहां पर बार्क है और कॉर्क है, इसी के कोशिकाओं को उन्होंने देखा था। तो क्या तुम्हें पता है कि ये कोशिकाएं जीवित होती हैं या मृत होती हैं? ये कोशिकाएं मृत होती हैं। तो उन्होंने इसको देखा, इसका स्लाइस कर लिया, पतला सा स्लाइस किया और यहां पर माइक्रोस्कोप से इसको देखा। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, उस टाइम का माइक्रोस्कोप था, तो उन्हें ऐसा संरचना देखने को मिला। कैसा संरचना? तो उन्होंने बोला कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा संरचना देखने को मिला। यानी कि इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट थे। दिख रहे हो यहाँ पर बहुत सारा क्या है? यहाँ पर कंपार्टमेंट है इस तरीके से। ये क्या है? कंपार्टमेंट है। और इसी का नाम उन्होंने क्या बोला? सेल बोला। क्या बोला? कोशिका बोला, ठीक है। सेल मतलब क्या होता है? एक रूम होता है। तो ये कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने जो देखा, इसी का नाम उन्होंने बोला सेल, ठीक है। और इसी के नाम पे हम इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, CELL, यानी कि कोशिका। इस तरीके से कोशिका का खोज हुआ था। तो कोशिका का जो खोज हुआ वह किस में हुआ? वह डेड में हुआ, यानी कि डेड जो कॉर्क था उसमें हुआ। तो जो जीवित कोशिका का खोज हुआ वह ल्यूवेनहॉक के द्वारा हुआ था, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। इसके बाद कोशिकीय सिद्धांत है, तो इसको तो तुम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं एक बता दे रहा हूं तुम्हें, शायद तुम्हारे लिए काम का चीज हो। सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी पौधे तथा जंतु किस चीज से बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। वह क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दिया था? शिल्डेन एंड स्वान ने दिया था। शिल्डेन एंड स्वान ने इसको दिया था और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का सिद्धांत, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला कि सभी जो सजीव है वो किस चीज से बने हुए हैं? कोशिका से बने हुए हैं, ये पहला। दूसरा, जो सजीवों, ये जो कोशिका आ रहा है वो कैसे आ रहा है? तो पहले जो कोशिका था उसी में विभाजन हो रहा है, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल आ रहा है। समझ गए? तो यही था तुम्हारा कोशिकीय आधार पर जीवों के प्रकार। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है वह है कोशिकीय आधार पर जीवों के प्रकार। कई प्रकार के जीव हम लोग पढ़ते हैं। तो कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ दो प्रकार के जीवों को पढ़ना है। एक होता है एक कोशिकीय जीव। एक क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव। तो अब तुम ही सोचो जरा सा, इसमें सिंपल सा नाम है एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव का क्या मतलब होता होगा? तो एक कोशिकीय जीव का सिंपल सा मतलब है कि वैसा जीव जो कि एक कोशिका का होता है, उनका शरीर कितने का होता है? एक ही कोशिका का होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। और वैसा जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव। तो चलो यहाँ उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो तुम उदाहरण में अमीबा का उदाहरण है। तो देखो यही है बच्चों अमीबा। यही क्या है? अमीबा। देखो लो चित्र में अच्छे से। फिर पैरामीशियम का उदाहरण है। तो यहाँ देख सकते हो ये है बच्चों पैरामीशियम। ये देखो यही क्या है? पैरामीशियम। तो ये बस एक ही कोशिका का होता है। देखो कितना आश्चर्य वाला बात है, एक ही कोशिका से ये सारा काम करता है, खाना पीना जो भी समझो वो सब किससे करता है? एक ही कोशिका से करता है। फिर उदाहरण एक और देख सकते हो क्लेमाइडोमोनास। ये देखो यही है क्लेमाइडोमोनास। फिर बैक्टीरिया का उदाहरण दिया गया, तो देखो नीचे बैक्टीरिया को यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखो यही है बैक्टीरिया। तो ये भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। समझ में आ गया एक कोशिकीय जीव। अब हम लोग देखते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो बड़ा सिंपल सा बात है
कि वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एक कोशिकीय को जीव को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ देख सकते हो ऐसे कि फंजाई हो गया तुम्हारा, ये देखो ये फंजाई को दिखाया गया है, कवक, फिर पादप हो गया, मनुष्य हो गया, अन्य जंतु हो गए, ये सब क्या है, ये सब बहुकोशिकीय जीव है। तो अब यहाँ पर और भी बातें बताई गई हैं जो कि तुम्हारे काम की उतनी है नहीं, लेकिन ये तुम जान सकते हो कि प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीवों से ही विकसित हुआ है। ठीक है, इसके बाद कोशिकाएं विभाजित होकर अपने जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन का जिक्र किया गया है। कोशिका विभाजन में क्या होता है, जैसे तुम बच्चे थे, छोटे थे, तो तुम्हारे शरीर छोटा क्यों था, क्योंकि तुम्हारे शरीर में कोशिकाओं का संख्या कम था। धीरे धीरे कोशिकाओं का संख्या बढ़ते गया तो तुम्हारा शरीर बड़ा हो गया। तो यानी जो कोशिका आ रहा है वो पहले से जो कोशिका है उसी में विभाजन होते जाएगा और नए कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होता है, अर्थात शरीर के विभिन्न अंग में कार्य करने के लिए विभिन्न एक विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। तो यही मैं बता रहा था कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, उनका फंक्शन अलग अलग होता है, उनका कार्य अलग अलग होता है, विशेष कार्य होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको कि उनमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब कार्य के लिए क्या होता है, यहां देखो इंग्लिश में श्रम विभाजन होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का क्या मतलब है, श्रम विभाजन का मतलब ऐसे समझ सकते हो, अपने स्कूल से समझ सकते हो कि टीचर होता है वो पढ़ाता है, जो प्यून होता है वह प्यून वाला काम करता है, जो तुम्हारा झाड़ू मारने वाला है वह झाड़ू मारता है, जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल का काम करेगा, जो स्टूडेंट है वह स्टूडेंट का काम करेगा। इसी को बोलते हैं श्रम विभाजन। कभी देखा है कि जो प्रिंसिपल है वो झाड़ू लगाएगा, ठीक है, प्यून जो है वो प्रिंसिपल के कैबिन में बैठ के एडमिशन लेगा, ऐसा कभी देखा है? तो वहां एडमिशन लेने का काम कौन करेगा, एडमिशन लेने का काम वहां पर जो वहां का क्लर्क होगा वही करेगा। पढ़ाने का काम कौन करेगा, पढ़ाने का काम स्टूडेंट करेगा, नहीं टीचर करेगा। पढ़ाने का काम टीचर करेगा, पढ़ने का काम स्टूडेंट करेगा। मतलब विशेष लोग विशेष कार्य को करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्रम विभाजन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि अलग अलग प्रकार के कार्य को करते हैं, विशिष्ट कार्य को करते हैं। जैसे सिंपल सा न्यूरॉन जो है वह क्या करता है, वह इंफॉर्मेशन को हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। न्यूरॉन जो है ऑक्सीजन को नहीं ले जाता है शरीर में एक जगह से दूसरी जगह, उसका वो काम नहीं है। तो ऑक्सीजन को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह कौन कोशिका ले जाता है, तो लाल रक्त कणिकाएं जो मैंने आरबीसी बताया वो ले जाती हैं। उनका काम है सिर्फ यही करना, और कोई दूसरा काम उनको मतलब नहीं है। तो इसी को बोलते हैं श्रम विभाजन। मतलब हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो चिकनी पेशी कोशिकाएं हैं, रुधिर कोशिकाएं हैं, फिर तंत्रिका कोशिका यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है, तंत्रिका कोशिका है। फिर यहाँ देख सकते हो अंडाणु है, यहाँ देख सकते हो शुक्राणु है, अस्थि कोशिका है, वसा कोशिका है। तो ये जो कोशिकाएं हैं वो स्पेशल कार्य करती हैं, विशेष कार्य करती हैं। जैसे कि यदि बच्चे पैदा करना है तो यहाँ अंडाणु और शुक्राणु काम आएगा। वहां पर लाल रक्त कणिकाएं जो हैं या चिकनी पेशी कोशिका या अस्थि कोशिका से बच्चा पैदा नहीं होने लगेगा। बच्चा कौन पैदा करेगा, तो अंडाणु और शुक्राणु ही बच्चा पैदा करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि विशेष कोशिका विशेष कार्य को करता है। समझ में आ रहा है? तो यही सब बात है। मानव शरीर में विभिन्न कोशिकाओं को यहाँ दिखाया गया था। देखो यही है तुम्हारा, क्या है बताओ, नर्व सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। तो इसके बारे में तुमको उत्तक में पढ़ना है, क्लास 10th में पढ़ना है। तो यही हमारे शरीर में बिछा हुआ है जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, तो ये सारी कोशिकाएं हो गई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो कोशिका के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स के द्वारा हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर करेंगे। हालांकि ये चैप्टर यदि आपने कंप्लीट कर लिया होता तो आप खुद ही समझ जाते कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका इसमें क्या अंतर होता है। तो यहां पर हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देखोगे एकदम आसानी से अंतर कर सकते हैं। दो तीन अंतर तो हम लोग देख के ही कर लेंगे। तो यदि आप पादप कोशिका को देखोगे, प्लांट सेल को देखोगे और एनिमल सेल को देखोगे, तो यहां देखकर एक चीज आपको एक्स्ट्रा लगता है और वो है यह देख सकते हो आप, यह है सेल वॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या है बच्चों? कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति जो है वह पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये सबसे पहला अंतर है जो कि आप देख के यहां देख लो कि ये देखो बाहर में ये दिख रहा है भित्ति, वो यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये जो कोशिका भित्ति है ये किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। अब ये कोशिका भित्ति क्या होता है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो जंतु कोशिका है उसमें उसमें यह कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। दूसरा जरा देखो यहां पर, दूसरा देख सकते हो यहां पर ये जो केंद्रक है, ये देखो केंद्रक, ये केंद्रक थोड़ा सा हटके है और ये सेंट्रलाइज्ड होता है। इसका जो केंद्रक है वो थोड़ा हटके रहेगा और ये क्या रहेगा? सेंटर में रहेगा, केंद्र में रहता है। ये दूसरा अंतर हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा अंतर देखो, तीसरा अंतर यहाँ पर ये रिक्तिका में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ रिक्तिका क्या है? छोटे छोटे रिक्तिका होते हैं, या तो एब्सेंट होते हैं या तो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ जो रिक्तिका है आप देख सकते हो कितना बड़ा रिक्तिका है, और जंतु कोशिका में रिक्तिका या तो नहीं होता है या बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो देखा तीन अंतर तो ऐसे ही हो गए। पहला क्या हो गया? कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति नहीं है। जो केंद्रक है वह किनारे की ओर है, वह सेंटर में है, केंद्र में है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रिक्तिका है वो बड़ा है और यहाँ जो रिक्तिका है वह छोटा होता है या नहीं होता है। इसके अलावा पादप कोशिका में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वह आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर ये भाग क्या है? ये भाग है बच्चों, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, इसको हिंदी में हरित लवक कहेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? हरित लवक। तो यहाँ आप देख सकते हो इसमें हरित लवक प्रेजेंट होता है और यहाँ जंतु कोशिका में हरित लवक होता ही नहीं है। तो ये चार बात आपको याद रखना है, चार अंतर एकदम याद रखना है। पांचवा एक जो अंतर है उसको आप अलग से याद कर सकते हो, लेकिन ये जो चार बातें हैं यहाँ पर आप देख के भी समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या बात है। देखो यहाँ पर पहला क्या हो गया? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप में, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप का जो केंद्रक है वो परिधि की ओर होता है, लेकिन जंतु में ये किस ओर होता है? मध्य में होता है। दो हो गया। तीसरा याद करो क्या था? यस, रिक्तिका से था। तो रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं और इसमें रिक्तिकाएं छोटी होती हैं, संख्या में अधिक होती हैं या एब्सेंट भी होती हैं। हो गया बात खत्म। चौथा पॉइंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था कि इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। और पांचवा एक याद कर सकते हो, इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। ये पांचवा आप अपने मन से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हो गया। तो पादप जो प्लांट होते हैं यूजुअली क्या होते हैं? हरे होते हैं। तो हरे से याद कर सकते हो इसमें हरित लवक होगा और इसमें हरित लवक नहीं होगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखते हैं कोशिका के भाग। कोशिका में आखिर कौन कौन सा भाग पाया जाता है? तो यहाँ देखो यदि हम लोग कोशिका के भाग को देखें तो यही देखो कोशिका के को तीन भागों में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहला जो बाहरी भाग है, ये देखो, ये जो बाहरी भाग है इसमें वो इसको बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। दूसरा हो जाता है इसका द्रव जो इसमें भरा रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके पहले पढ़ लेते हैं केंद्रक। क्या पढ़ते हैं? दूसरा केंद्रक। ठीक है, पहला हो गया प्लाज्मा झिल्ली और ये देखो यही जो दिख रहा है सेंटर में,
यहाँ पर वही क्या है, केंद्रक है। तो ये पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। यहाँ देख सकते हो तुम, यह जो प्लाज्मा झिल्ली है वह पादप में भी होगा और जंतु में भी होगा, दोनों होगा। केंद्रक पादप में भी होगा और जंतु में भी होगा। तो बोलोगे कि ये जो कोशिका भित्ति है उसका क्या बात, तो वो सिर्फ पादप में होगा, जंतु में नहीं होगा। तो यहाँ पर तीसरा देख सकते हो, वह है कोशिका द्रव। तो ये जो द्रव भरा हुआ है कोशिका में, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखना मैं बता रहा हूं, सबसे पहला क्या हो गया, प्लाज्मा झिल्ली, फिर क्या हो गया, केंद्रक हो गया, और फिर क्या हो गया, कोशिका द्रव हो गया। और ये दोनों जब मिलाते हैं तो जीव द्रव का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। यानी कि केंद्रक के अंदर भी द्रव है, कोशिका द्रव तो है ही, ये दोनों मिलाकर जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, बहुत अच्छे से इसको सीखो। यहाँ देखना कि यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये हो गया तुम्हारा केंद्रक और ये हो गया प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या है, द्रव भरा हुआ है। ठीक है, और ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जितना भी द्रव है वो उसको बोला जाएगा जीव द्रव्य। क्या बोला जाएगा, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में दो चीज हो गया, एक तो केंद्रक में है तो उसको केंद्रक द्रव्य बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य, और एक जो इधर भरा हुआ है केंद्रक के अलावा जो भरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य या केंद्रक दोनों लिखते हैं, बुक में अलग अलग दिया रहता है, तो दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। तो जीव द्रव्य का यहाँ चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन मैंने तुम्हें सिखा दिया ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा जीव द्रव्य, यानी प्लाज्मा झिल्ली हो गया, केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिला के क्या हो गया, जीव द्रव्य हो गया। तो अब हम लोग को एक एक चीजों के बारे में पढ़ना होगा, पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सभी नामों से हम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को पहले समझना होगा। तो ये क्या बोलता है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। यदि हम लोग प्लांट कोशिका की बात करें, प्लांट मतलब क्या, पादप कोशिका, तो उसमें सबसे बाहर क्या रहता है, कोशिका भित्ति रहता है। लेकिन यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जो कोशिकाएं होती है उसकी बाहरी परत क्या होती है, सबसे बाहरी परत क्या होती है, यह होती है कोशिका की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। तो कोशिका झिल्ली क्या करती है, कोशिका को बाहरी पर्यावरण से क्या करती है, अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती हैं, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, लचीली होती हैं, और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन के परतों से बनी होती हैं। तो देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं तुम्हें प्लाज्मा झिल्ली, तो ये देखो यही है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, यही है ना प्लाज्मा झिल्ली, जो कि डबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ देखो ये जो है सो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। तो ये क्या बोलता है कि ये लिपिड और प्रोटीन के दो परतों से बना होता है। तो ये लिपिड और प्रोटीन का देखो ये दो परत है ना, इसी से बना होगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इसकी बनावट हो गई। इसके संरचना के डिटेल में जाओगे तो बहुत सारे अन्य पदार्थ भी यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग को सिंपल यहाँ समझ लेना है। तो ये है तुम्हारा प्लाज्मा झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का लचीलापन ये क्या बताता है, तो कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा को अपने बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। तो इसका जो लचीलापन है वो क्या करेगा, बाह्य वातावरण से भोजन को एकत्रित करने में मदद करेगा। इसी लचीलेपन के कारण अमीबा अपना आकार बदल पाता है और खाद्य पदार्थों को कूटपाद के सहारा क्या करता है, निगल लेता है। अमीबा या अन्य एक कोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हो यही सारा बात बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है। जैसे अमीबा है, तो अमीबा जो है वह क्या करता है, भोजन को अपने, अमीबा एक कोशिकीय जीव है तो इसका सबसे बाहरी भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो वो क्या करता है, भोजन को अपने कूटपाद के द्वारा पकड़ लेता है और इसको क्या कर लेता है, इस तरीके से ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और फिर इसको डाइजेस्ट कर देता है, और इसी को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
तुम्हें ये सारी बातें भी थोड़ी थोड़ी बता दी गई हैं। यह कोशिका द्रव्य को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। तो यहाँ पर अब इसके कार्यों को हम लोगों को देखना होगा। किसके कार्य हम लोगों को देखना है बताओ? यस, यहाँ पर हम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली के कार्यों को देखना है। तो सबसे पहला देखेंगे, यह कोशिका द्रव्य को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। तो सिंपल सा तो बात है कि यह कोशिका का जो द्रव है उसको बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। यह कोशिका को एक शेप प्रदान करता है, यह कोशिका को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। कुछ चुने हुए पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने की क्रिया प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होती है, जबकि अन्य पदार्थों की गति को यह रोकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पर देखोगे जो प्लाज्मा झिल्ली है, जो कोशिका के अंदर भी कुछ पदार्थ आना चाहिए और कोशिका के बाहर भी कुछ पदार्थ जाना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करता है, वह सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि वह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। मतलब कुछ पदार्थों को तो अंदर आने देती है, कुछ को बाहर जाने देती है, लेकिन सभी पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने नहीं देती है। तो विसरण एवं परासरण की क्रिया इस झिल्ली के द्वारा होती है। ये लास्ट हो गया कि इस झिल्ली के द्वारा विसरण होता है और परासरण होता है, जिससे कि पदार्थों का आदान और प्रदान होता है। तो यहां पर अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जो मैंने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है कैसे। तो यहाँ क्लियर है, प्लाज्मा झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अंदर अथवा बाहर जाने देती है, कुछ चुने हुए पदार्थों को सिलेक्ट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अन्य पदार्थों की गति को ये रोक देती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कुछ चुने हुए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब विसरण के बारे में बताया गया है, परासरण के बारे में बताया गया है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो यहाँ पर देख सकते हो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अलावा भी एक संरचना हम लोग को पढ़ना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, जो कि सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया। तो पादप कोशिकाओं में यहाँ पर तुम देख सकते हो चित्र में भी, यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के बाहर तुम देख सकते हो ये है कोशिका भित्ति। ये क्या है? कोशिका भित्ति। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? कोशिका भित्ति है, जो कि कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में तुम 2-3 लाइन पढ़ सकते हो। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में यहाँ पर देख सकते हो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में यह पाया जाता है। यह मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। प्लांट्स में किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। जबकि देखोगे कि अलग अलग जगह पे ये अलग अलग चीजों का बना होता है। जैसे मान लो फंजाई में जो सेल वॉल होता है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होता है, वह चिटिन नामक पदार्थ का बना होता है। ठीक इसी तरीके से जो बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल किसी और पदार्थ का बना होता है। यह पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो यह पौधे को क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है। और यह किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का। ये तुम याद कर सकते हो। तो सेलुलोज के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले सकते हो। यह एक विशेष प्रकार की जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों में ही पाई जाती है तथा यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। सेलुलोज का पाचन शाकाहारी जीव आसानी से कर पाते हैं, जबकि मनुष्य की आंत में इसका पाचन कर पाना संभव नहीं है। ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन था किसके बारे में? तो सेलुलोज के बारे में। तो अब हम अपने नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी ही तुम समझ लोगे तो आगे क्लासेस में बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए वैल्यूएबल रहेगा। और ये क्या है? पदार्थों के गति का नियम। तो पदार्थों के गति के नियम में 2 नियम तुम्हें पढ़ना है। पहला है विसरण और दूसरा क्या है? परासरण। विसरण को कहते हैं डिफ्यूजन और परासरण को क्या कहते हैं? परासरण को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इन्हीं 2 चीजों के बारे में तुम्हें पढ़ना है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? बहुत सरल शब्दों में समझो तो यदि मान लो कि यहाँ पर मैं अगरबत्ती जलाता हूं, तो अगरबत्ती का जो धुआं है वह किस ओर जाएगा? तो जो अगरबत्ती का धुआं है वह दूसरी ओर फैल जाएगा जहां पर धुआं कम है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि अगरबत्ती के धुआं का यहाँ पर सांद्रता क्या है? ज्यादा है, और इससे वो कम सांद्रता की ओर क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही बोलते हैं विसरण या फिर डिफ्यूजन। तो यहाँ पर विसरण को सरल शब्दों में हम लोग
कह सकते हैं कि पदार्थों की गति जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, पदार्थों की गति जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा गैस में गैस का विसरण को देखा था। अब यहां पर देख सकते हो, मान लो ये द्रव है और इसमें तुमने कुछ यहां चीनी घोल दिया, तो कुछ देर बाद देखोगे कि चीनी को डाला है और फिर उसको घोलना शुरू करोगे तो पूरे पानी में चीनी ये क्या हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। तो यहां पर देख सकते हो ये है तुम्हारा द्रव और ये चीनी क्या हो गया, ठोस। तो द्रव में ठोस का ये विसरण हो गया। तो जरा सोचो यहां पर ये सांद्रण क्या था, ज्यादा। सांद्रण सांद्रण कहने का मतलब है कि ये ज्यादा मात्रा में था यहां पर, लेकिन इसका विसरण हुआ और ये पूरा यहां पर क्या हो गया, घुल मिल गया। तो ज्यादा सांद्रता से ये कम सांद्रता की ओर कैसे गया, तो देखो यहां पर ज्यादा सांद्रता था, इससे ये कम सांद्रता की ओर जाने लगा, और ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ये जब जाता है तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। सिंपल सा बात है। अब यहां पर एक और उदाहरण देख सकते हो, जैसे कि यहां देखो, यहां पर द्रव है, इस द्रव में मान लो कि कुछ और द्रव को मिलाया गया, तो देखोगे कि यहां पर इसका सांद्रता क्या है, ज्यादा है, और यहां पर सांद्रता क्या है, कम है। तो यह जो द्रव है वह पूरे में फैलना शुरू होगा और ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वह मूव करेगा। ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करेगा, ये जाएगा और इस तरीके से पूरा क्या हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। ठीक जाए हो, समझ में आ रहा है। तो जब ये ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है तो इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, विसरण कह रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से विसरण जो है, यदि हम लोग कोशिका के स्तर पर देखें तो विसरण को बहुत अच्छे से तुम समझ सकते हो। तो तुम जानते हो कि कोशिका में क्या होता है, कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है। तो वहां पर विसरण के द्वारा, कोशिकाओं में विसरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर पदार्थों का, बहुत सारे पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि मान लो CO2 का आदान प्रदान करना है, CO2 का आदान प्रदान करना है, तो यहां देख सकते हो यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां ज्यादा सांद्रण है और यहाँ कम सांद्रण है, मतलब मान लो ये सेल के अंदर का भाग है, ठीक है, और ये सेल के बाहर का भाग है। कोशिका के अंदर का भाग है, कोशिका के बाहर का भाग है। तो कोशिका के बाहर सांद्रण ज्यादा है और कोशिका के अंदर सांद्रण क्या है, कम है। तो ये जो है बाहर से अंदर की ओर जाना शुरू कर देता है। यह जो CO2 है वह बाहर से कहाँ जाना शुरू कर देता है, अंदर आना शुरू कर देता है। ठीक इस तरीके से ऑक्सीजन है, मान लो, तो ऑक्सीजन का भी सांद्रण ज्यादा जहां होगा वहां से कम सांद्रण की ओर जाना शुरू करेगा। ठीक इसी तरीके से जो जल है, जल भी क्या करेगा, जहां सांद्रण ज्यादा है वहां से कम, जहां कम सांद्रण है वहां से ज्यादा सांद्रण की ओर जाना शुरू करेगा। लेकिन उस केस में, जल के केस में हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे और उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, परासरण कहेंगे, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां देख सकते हो CO2 जैसे कोशिकीय अपशिष्ट जब कोशिका में अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, तो जब ये कोशिका में बहुत ज्यादा हो जाएगा CO2, मतलब कोशिका के अंदर उसका कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण क्या है, ज्यादा है, तो वह कोशिका से बाहर जाना शुरू कर देगा। कोशिका से बाहर जाना जब शुरू कर देगा, इसका मतलब कम सांद्रण की ओर वो जाना शुरू करेगा। तो अंदर क्या है, सांद्रण ज्यादा है CO2 का, और ये बाहर चला गया तो ज्यादा सांद्रण से किस ओर जाने लगा, कम सांद्रण की ओर जाने लगा। ठीक है। तो जब CO2 ज्यादा सांद्रण से कम सांद्रण की ओर जा रहा है तो इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, डिफ्यूजन बोलेंगे, यानी कि इसे ही हम लोग विसरण बोलेंगे। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है। ठीक इसी तरीके से बाहर से CO2 अंदर कैसे आएगा, विसरण के द्वारा आएगा। तो ये सारा चीज है। इसी प्रकार से कोशिका में ऑक्सीजन का सांद्रण कम जब होगा तो बाहर में ऑक्सीजन का सांद्रण ज्यादा होगा, कोशिका में ऑक्सीजन का सांद्रण कम होगा तो कोशिका में बाहर से अंदर ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान तुमसे पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि कोशिका में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो तुम्हें उत्तर देना होगा विसरण के द्वारा होता है। समझ में आ गया विसरण। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे परासरण यानी कि ऑस्मोसिस।
तो हम लोगों ने विसरण में गैस, द्रव, सारी चीजों के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे, या फिर बोलेंगे कि सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट ना कह के हम लोग यहाँ जल ही बात करें, सिर्फ जल के रूप में यहाँ देखें। तो अब इसको समझना होगा, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर मैं इसको परासरण यानी कि ऑस्मोसिस को समझा रहा हूं। तो देखो ध्यान से इसको समझो। यहां पर समझना यह है कि एक गिलास पानी इधर हम लोगों ने लिया है, उस एक गिलास पानी में बहुत कम नमक मिलाया हुआ है, देखो बहुत कम नमक मिलाया हुआ है। और एक गिलास और पानी लो, उसमें बहुत ज्यादा नमक यहां पर मिला दो। ठीक है, तो यहां सिंपल सा बात है कि पहले वाले घोल में पानी क्या है, ज्यादा है। पानी क्या है, पानी का सांद्रण क्या है, ज्यादा है। नहीं हो गया, पानी ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया, यानी पानी का सांद्रण ज्यादा हो गया। दूसरे वाले घोल में पानी का सांद्रण क्या हो गया, पानी का सांद्रण कम हो गया। ठीक है, और यहां पर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली हम लोग लगा देते हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली ऐसा समझो कि जो कुछ चीजों को आने जाने देता है और कुछ चीजों को आने जाने नहीं देता है, बस सिंपल सा मैटर ये समझ लो। तो ये एक झिल्ली को यहां पर लगा दिया और इन दोनों चीजों को यहां पर अलग कर दिया। किसको किसको अलग किया गया है, चीनी पानी है, चीनी पानी, या नमक पानी, नमक पानी, कुछ भी ले सकते हैं। एक में पानी ज्यादा है, पानी का सांद्रण ज्यादा है, और दूसरे में पानी का सांद्रण क्या है, कम है। और इसके बाद यहां पर अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया और इसको कुछ देर तक हम लोग छोड़ देते हैं। तो कुछ देर जब छोड़ दोगे तो तुम देखोगे कि यहां जो पानी है इस ओर जाना शुरू कर देगा, पानी इस ओर जाना शुरू कर देगा। पानी किस ओर जाना शुरू कर देगा, तो पानी ज्यादा सांद्रण से कम सांद्रण वाले जगह जाना शुरू करेगा। यानी पानी का सांद्रण जिधर कम है, ज्यादा है, और पानी का सांद्रण जिधर कम है, तो पानी ज्यादा सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गमन करना शुरू होगा, अपने आप जाना शुरू कर देगा, बिना कोई कुछ किए, तुमको कोई कुछ नहीं करना है। और इसे ही हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस या फिर परासरण। है बहुत आसान, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण। तो यहां जल का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, यानी पानी का क्या हो रहा है, यहां पर मूवमेंट हो रहा है। यानी पानी एक ओर से दूसरी ओर जा रहा है अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो कब जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, तो जहां पानी ज्यादा था, जहां पानी ज्यादा था उससे कहां जा रहा है, कम पानी की ओर जा रहा है। पानी ज्यादा से कहां जा रहा है, कम पानी की ओर जा रहा है। और यह प्रक्रिया क्या है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस या फिर परासरण। क्या बोलते हैं, परासरण। जैसे कि अब एक उदाहरण से समझ लो, इसी बात को दिमाग में रखते हुए तुम्हें समझना है उस उदाहरण को, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहां पर एक प्लांट है इस तरीके से, तो प्लांट में यहां पर एक कोशिका है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां प्लांट है, ये जड़ है इसका। ठीक है, ये जड़ है। तो पानी हम लोगों ने यहां पर डाल दिया, यहां पर ये देखो ये सब क्या है, पानी है। क्या है बताओ बच्चों, पानी है। तो अब ध्यान से सुनो, बाहर में पानी है और ये क्या है, कोशिका है। तो कोशिका में पानी, पानी क्या है, पानी का सांद्रण कम है। कोशिका में पानी का सांद्रण क्या है, कम है, और बाहर पानी का सांद्रण क्या है, पानी का सांद्रण ज्यादा है। अरे भाई बाहर पानी डाला गया है, उसको जो पौधा है उसके जड़ में बाहर से हम लोगों ने पानी डाला है, तो पानी का सांद्रण बाहर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और कोशिका के अंदर पानी का सांद्रण उसके तुलना में कम है। तो क्या होगा, यहां पर कोशिका जो है पानी को अंदर लेना शुरू कर देगा, यानी कोशिका के अंदर पानी जाना शुरू कर देगा। ठीक है, और यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में पानी क्या होता है, अवशोषण होता है। पौधों में पानी क्या होता है, अवशोषण होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अब एक और देखो, नहीं आ रहा है तो एक और देख लो, बहुत अच्छा से समझाया जा रहा है। फिर से देखो, यहां पर एक वही पौधा है, इसका ये जड़ मैंने बना दिया, ये देखो यही पौधा है, इसका जड़ बना दिया। इसका एक कोशिका है ना, कोशिका। अब देखना जो मैं बता रहा हूं, अब कोशिका के बाहर पानी कम है, बाहर पानी का क्या है, कम है।
क्यों कम है? क्योंकि नमक और पानी मिला देते हैं हम लोग, नमक पानी में नमक को घोल के यहां पर इसको डाल देते हैं। तो पानी में नमक घोलेंगे तो यहां नमक ज्यादा हो जाएगा, नमक ज्यादा, पानी कम, पानी क्या हो जाएगा? कम। तो क्या किया, एक बाल्टी में खूब सारा नमक घोल दिया पानी के साथ और उसको फिर इस पौधे में हम लोगों ने डाल दिया, और फिर तब क्या होगा वह देखते हैं। तो यहां पर पानी बाहर में क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा नमक है इसलिए पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम हो गया। अब कोशिका के अंदर देखते हैं तो पानी ज्यादा होगा इसकी तुलना में, पानी क्या होगा? ज्यादा। ध्यान से सुनो, कोशिका के अंदर में इसकी तुलना में पानी ज्यादा हो गया, क्योंकि कोशिका में भी तो बहुत सारे सॉल्ट होते हैं घुले हुए, जिसके कारण कोशिका में जो पानी है इसकी तुलना में अब मानेंगे कि कम है। कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। और बाहर क्या है? पानी कम है। अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है, तो यहां पर पानी कहां से कहां जाना शुरू करेगा? बाहर जाना शुरू करेगा, यानी कोशिका से पानी बाहर निकलना शुरू कर देगा। और जब कोशिका से पानी बाहर निकलना शुरू कर देगा तो कोशिका में पानी क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, और धीरे धीरे यह जो प्लांट है वह क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, यहां देखो, यहां भी मैं दिखा दे रहा हूं इसको। तो यहां तुम देख सकते हो, ये सब मैं बताने वाला हूं। इसके देखो, जीव द्रव्य संकुचन प्लाज्मोलाइसिस, देखो क्या हुआ। हुआ ये कि ये जो कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका में बाहर की ओर जल का जो कंसंट्रेशन है, जल यानी कि पानी का जो सांद्रण है वह कम हो गया, और कोशिका के अंदर जल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हम लोग बाहर में इसको नमक पानी के घोल में डाल दे, चीनी पानी के घोल में डाल दे, ज्यादा नमक हो ज्यादा चीनी हो, तो बाहर पानी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और अंदर पानी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहां पर जल जो है वह बाहर आने लगेगा। मैंने अभी बताया ना कि जल ज्यादा से कम की ओर आएगा तो जल कहां जाएगा? बाहर की ओर जाने लगेगा। जल कहां जाने लगेगा? बाहर की ओर जाने लगेगा। और जैसे ही जल बाहर की ओर जाने लगेगा, देखोगे ये यहां पर सिकुड़ गया है, सिकुड़ गया है, ठीक है। तो जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, तो यहां परासरण के द्वारा पानी का हानि हो जा रहा है, यानी पानी बाहर निकल जा रहा है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। तो ये देखो, कोशिका झिल्ली सहित ये जो आंतरिक पदार्थ है वह क्या हो गया? संकुचित हो गया। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं, यानी कि हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। इसी को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। ये देखो, यही हो गया जीव द्रव्य संकुचन, यानी कि इसका पानी क्या हो गया? बाहर की ओर चला गया, ठीक है। और पानी बाहर की ओर जाने के कारण ये क्या हो गया? संकुचित हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य संकुचन, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस। अब देखो, ये जो कोशिका है, यदि पौधे में रहता तो पौधे के अंदर ये प्रक्रिया होती और वो पौधा क्या हो जाता? सूख जाता। समझ में आ रहा है? तो यही है बच्चों विसरण, परासरण। यही क्या है? परासरण। परासरण अब तुमको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण, और या फिर इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो जल के अणुओं की गति वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो, कहां से कहां हो? तो ज्यादा से कम की ओर हो, ज्यादा सांद्रण से कम की ओर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परासरण। ये तुम्हें लिखना पड़ेगा कि जल के अणुओं का गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। लेकिन एग्जाम में तुम्हें यहां पर वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कभी दिया हुआ नहीं रहता है, और यही एक क्वेश्चन था जो कि मैं एक एग्जाम दे रहा था, वहां पर मेरा गलती हो गया था कि वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली रहे या नहीं रहे। यहां पर मेन चीज होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जल के अणुओं का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल के अणुओं का गमन हो रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। ऑप्शन में तुम वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली खोजना शुरू मत कर देना,
कि अरे इसमें वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली नहीं लिखा हुआ है तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। इसी कारण से मेरा ये क्वेश्चन एक गलत भी हो गया था। जिस प्रकार गैसों का आदान प्रदान विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, उसी नियम का पालन परागशरण में भी होता है। परागशरण में जल के अणुओं का गति कहाँ होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। यहाँ पर जल के अणुओं का गति कहाँ हो रहा है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। तो तुम्हें तो डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि उच्च सांद्रता जल कहाँ है और निम्न सांद्रता जल कहाँ है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग फिर बोलेंगे कि जल का गमन इधर से उधर होगा। जैसे यहाँ देख सकते हो, इस फिगर को देखो, यहाँ नीला नीला जल है, तो तुम्हें किधर जल ज्यादा लग रहा है? वाजिब है, इधर जल क्या है? ज्यादा है। इधर जल क्या है? ज्यादा है। इधर जल क्या है? कम है। तो किधर से किधर जल के अणुओं का मूवमेंट होगा? तो देखो ऐसे मूवमेंट होगा, इस तरीके से जल के अणुओं का मूवमेंट होगा, यानी कि जल के अणु इधर से चलते जाएंगे ऐसे, तो इधर धीरे धीरे कम होते जाएगा और इधर इधर धीरे ज्यादा होते जाएगा। ठीक है, तो इधर जल ज्यादा होते जाएगा और इधर जल क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। ठीक है ना, तो जल इधर कम होते जाएगा, इधर ज्यादा होते जाएगा। और ये क्या हो रहा है? यही हो रहा है ऑस्मोसिस। तो मैंने जैसे बताया, पहले तुम्हें पहचानना है कि जल ज्यादा किधर है और कम किधर है। ज्यादा से कम की ओर उसका क्या होगा? मूवमेंट होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं या फिर परासरण कहते हैं। तो सांद्रता के आधार पर विलयन के यहाँ पर देख सकते हो प्रकार हो गया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ? देख सकते हो यहाँ पर जल के अणुओं का, यहाँ देखो दोनों तरफ जल के अणुओं का बराबर यदि सांद्रता है तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जल के अणुओं का देख लो यहाँ पर क्या है? बराबर क्या है? सांद्रता है। यहां भी बराबर जल है, यहां भी बराबर जल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां जल के अणुओं का आदान प्रदान नहीं होगा, जहां है वही होगा। अब देखो, इसमें जल जो है अंदर, यहां पर जल जो है वह ज्यादा है और बाहर क्या है? कम है। अंदर जल है ज्यादा और बाहर क्या है? कम है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें बाहर क्या है? जल कम होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर में जल क्या होगा? कम होगा। तो जब बाहर में जल कम होगा, अंदर में जल ज्यादा होगा, तो अंदर से वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर अब तीन प्रकार के सांद्रता के आधार पर विलयन को हम लोगों को देखना है। तो विलयन क्या हो गया? मान लो कि जल है और नमक है, उसका घोल है, वही विलयन हो गया। उसी में कोशिका को डालना है। तो कोशिका देखो, एक कोशिका, ये वाला एक कोशिका दिख रहा है तुमको, यहां देखना, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है और ये भी कोशिका है। इसी कोशिका को उस विलयन में डालना है। तो कब उस विलयन को हम लोग कहेंगे? हाइपोटोनिक। हिंदी में भी मैं बता दे रहा हूं थोड़ी देर में। हाइपोटोनिक कब कहेंगे, आइसोटोनिक कब कहेंगे और हाइपरटोनिक कब कहेंगे। सॉल्यूशन हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। पानी में चीनी मिला के सॉल्यूशन को बनाया और उसी में देखो ये कोशिका को हम लोग को डाल देना है। तो कोशिका के तुलना में कब उस सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक कहेंगे, कब उसको हाइपोटोनिक कहेंगे और कब उसको हाइपरटोनिक कहेंगे। तो यहां देख सकते हो बाहर जो है, ये वाला जो चित्र देखोगे बहुत अच्छी समझ में आएगा। कोशिका में सांद्रण जैसा है वैसा ही है, उसको बदल नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें सांद्रण कम और ज्यादा होगा। तो यहां देखो, यहां पर जल तुमको दिख रहा है, जल ज्यादा है। जल क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये जो बूंद बूंद दिख रहा है वो साल्ट को दिखा रहा है, वो नमक को दिखा रहा है। यहां पर जल जो है इसी के बराबर है। अंदर बाहर जल क्या है? बराबर है। और यहां पर जल क्या है? जल जो है वह कम है। बस यही समझना है। हाइपरटोनिक वैसा सॉल्यूशन होगा जिसमें जल कम होगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसमें जल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जल क्या है? ज्यादा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जल क्या है? कम है। हाइपो में जल ज्यादा है, हाइपर में जल कम है और आइसो में जल क्या है? बराबर है। तो सीधा सा बात है कि यहां जल जो है अंदर की ओर प्रवेश करना शुरू करेगा, ये जो जल है वह बाहर की ओर जाना शुरू कर देगा। समझ में आ गया? क्योंकि जल यहां ज्यादा है तो ज्यादा से कम की ओर जाएगा, जल बाहर में कम है तो अंदर से जल बाहर की ओर जाएगा
और जहां जल बराबर है दोनों जगह, वहां पर जल का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीन प्रकार का क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर बताया गया है कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में डाल दिया है। तो तनु विलयन क्या हो गया, यानी पानी ज्यादा। इसी को हाइपोटोनिक को बोलेंगे अल्प परासरण दाबी, पानी ज्यादा बोल दो, पानी ज्यादा थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के याद करो तो याद हो जाएगा कि अल्प परासरण दाबी विलयन में पानी ज्यादा होगा, सम परासरणी दाब विलयन में पानी बराबर होगा, पानी बराबर होगा, पानी या फिर जल बोल सकते हो, बराबर। और फिर क्या हो गया, देख लो, अति परासरण दाबी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी कम होगा। बस इस तरीके से याद कर लो, पानी वर्ड याद रखो, क्योंकि जानते हो कि पानी ज्यादा से कम की ओर जाएगा। पानी याद रखना है कि पानी जहां ज्यादा होगा और पानी जहां कम होगा, तो पानी यदि ज्यादा है तो ज्यादा से कहां जाएगा, कम की ओर जाएगा। तो यहां क्लियर दिख रहा है तुम्हें, पानी ज्यादा है, किस में ज्यादा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी ज्यादा रहता है। पानी हम लोग जब विलयन बनाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो पानी बहुत ज्यादा लेते हैं और उसमें नमक हल्का सा मिला देते हैं, तो हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्प परासरण दाबी विलयन। तो इसमें जब कोशिका को रखेंगे तो पानी जो है कोशिका के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। क्यों जाएगा, तुम्हें पता है कि बाहर पानी ज्यादा है, कोशिका के अंदर पानी कम है, तो पानी जो है बाहर से अंदर की ओर जाना शुरू कर जाएगा। सिंपल सा मैटर है। दूसरा, बराबर वाला आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देखेंगे कि यहां जो पानी है बराबर है दोनों तरफ। ठीक है, सम परासरण दाबी विलयन है, तो उसमें पानी दोनों तरफ बराबर है, तो ना आएगा ना जाएगा। तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें पानी कम होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, तो पानी कम डालो, उसमें चीनी नमक बहुत सारा मिला के डाल दो, तो क्या होगा, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अति परासरण दाबी विलयन हो जाएगा और पानी जो है कोशिका से बाहर की ओर जाना शुरू हो जाएगा, जिससे कोशिका सिकुड़ जाएगा। तो बहुत अच्छे से तुमने इसको समझ लिया, तो बस इतना ही था ये। और इसी में एक और टॉपिक था प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस में हम लोग कोशिका को किस विलयन में डालेंगे, तो इसका उत्तर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। किस में डालेंगे, हाइपरटोनिक या अति परासरण दाबी विलयन में डालेंगे। तो तुमने क्या किया, अति परासरण दाबी विलयन बनाया, यानी कि खूब नमक 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 डाल दिया, पानी बहुत कम है, पानी क्या है, कम। और इसमें कोशिका को डाल दिया, तो कोशिका में पानी क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से पानी बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी ज्यादा से कम की ओर गमन कर रहा है, तो पानी बाहर निकलेगा और कोशिका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, जो मैंने पढ़ा दिया। तो इस तरीके से ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, केंद्रक के बारे में, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में। तो बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था जो केंद्रक होता है वह कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। लेकिन इसके पहले मैंने क्या बताया था, इसके पहले मैंने बताया था कि कोशिका को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे प्रमुख जो अंग है, सबसे पहला जो अंग है वह क्या था, कोशिका झिल्ली। दूसरा क्या था, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और तीसरा क्या होता है, कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर हम लोग कोशिका के केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तुम देख सकते हो केंद्रक जो है वह कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। और यहाँ ये देखो, यही है केंद्रक। तो ये कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होगा। और यहाँ पर इस केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये जो केंद्रक है इसका खोज किसने किया था, तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ये जो केंद्रक है सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, इसी तरीके का एकदम परफेक्ट न्यूक्लियस या फिर केंद्रक सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, इसका उत्तर है नहीं। सभी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता और केंद्रक के आधार पर ही कोशिकाओं के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो केंद्रक यहाँ देख सकते हो, इस तरीके से ये केंद्रक है। और केंद्रक में मुख्य रूप से चार भाग हम लोगों को पढ़ना है।
तो यहाँ देख सकते हो इन चारों भावों के नाम मैं बता देता हूं, उसके बारे में एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वैसे न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को चारों ओर से घेरे यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली होता है। तो सबसे पहले यह जो भाग दिख रहा है तुम्हें, ये पूरा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, जिसमें देख सकते हो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो पहला क्या हो गया बच्चों, केंद्रक झिल्ली। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य के जैसा ही यहां पर देख सकते हो, यहां पर क्या होता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। इसके बाद यहां देख सकते हो एक और पार्ट है जो कि है न्यूक्लियोलस, जिसके बारे में ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है। और चौथा भाग क्या है, क्रोमैटिन। यही चार भागों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला क्या हो गया बच्चों, सबसे पहला हो गया ये जो केंद्रक का झिल्ली हो गया, केंद्रक झिल्ली। दूसरा हो गया केंद्रक में जो द्रव भरा होता है, केंद्रक द्रव। तीसरा क्या हो गया, इसका न्यूक्लियोलस नाम हो गया। और चौथा क्या हो गया, क्रोमैटिन मटेरियल हो गया। तो इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, मतलब 1 2 3 4 इन्हीं के बारे में कुछ कुछ जानकारियां हम लोगों को लेनी है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस के बारे में ज्यादा जानकारी तुम्हें नहीं दिया गया है। तो यहां देख सकते हो सबसे पहला क्या हो गया, केंद्रक झिल्ली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो यहां देख सकते हो केंद्रक झिल्ली क्या हो गया, तो केंद्रक झिल्ली केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है, ठीक उसी तरीके से केंद्रक झिल्ली होता है, जो कि दोहरे परत का एक स्तर होता है, जिसे केंद्रक का झिल्ली कहते हैं। अब देखो कि केंद्रक का जो झिल्ली है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है, या बोलेंगे कि कोशिका के अंदर का जो पदार्थ है उसका आवागमन, या फिर बाहर से जो पदार्थ है उसका आवागमन किसके द्वारा होता है, इस केंद्रक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं या फिर छिद्र बोलते हैं, जिसके द्वारा ये आदान प्रदान हो रहा है। अब दूसरा जैसे मैंने बताया था क्रोमैटिन, यहां देख सकते हो केंद्रक में धागे नुमा उलझा हुआ रचना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। और यही जो धागे नुमा रचना बच्चों, उलझा हुआ रचना है, जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय इसी से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो यहां देख सकते हो तुम किस तरीके से ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है धागे नुमा उलझा हुआ रचना है, और इसी से किस चीज का निर्माण होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो अब यहां पर यही चीज तुमको बहुत अच्छे से समझना होगा कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है वही क्या बनाता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है जब कोशिका विभाजन होता है। तो अब यहां ध्यान से यदि देखा जाए कि ये किस चीज का बना होता है, आखिर इसमें कौन कौन सा मटेरियल है, तो यहां देखोगे दो मटेरियल है, पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन से यह मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम किस चीज से बना हुआ है, डीएनए प्लस प्रोटीन, इन चीजों से मिलकर ये क्रोमोसोम बना होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। समझ में आ रहा है गुणसूत्र क्या है, तो गुणसूत्र क्रोमैटिन मटेरियल के द्वारा बना होता है जब क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। तो यहां पर क्रोमोसोम का तुम्हें कभी कभी क्या पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है कि क्रोमोसोम क्या है, तो तुम लिखोगे कि गुणसूत्र एक छड़ाकार संरचना होती है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ये कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्र क्या हो गया, ये छड़ाकार रचनाएं होती हैं जो कि कोशिका विभाजन के समय देखी जाती हैं। गुणसूत्र में अनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। तो ये जो गुणसूत्र है, मैंने क्या बताया, यह जो गुणसूत्र है, ठीक है, देखो यही है गुणसूत्र। देखो ये है कोशिका, कोशिका में क्या है, केंद्रक, केंद्रक में क्या है, ये देखो गुणसूत्र है, दिख रहा है ना ये गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र किस चीज से मिलकर बना है, तो यहां देख सकते हो ये गुणसूत्र मिलकर बना है डीएनए से। देखो यही है डीएनए, गुणसूत्र मिलके बना है, डीएनए से मिलके बना है, और साथ साथ में क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन और डीएनए दो चीजों से मिलकर क्या बनता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये जो गुणसूत्र है वह कहाँ है, कोशिका के अंदर है। कोशिका के अंदर कहाँ है, कोशिका के केंद्रक में है। तो हम लोगों ने देख लिया दो चीज बच्चों,
तो यहाँ पर और भी चीज हम लोग देख सकते हैं कि क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे मैंने बताया क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन होता है, और ये जो डीएनए है बच्चों, यही है अनुवांशिक पदार्थ जो कि माता पिता के गुण को उसके संतान में ले जाता है। जैसे मान लो माता पिता जो मनुष्य है उनका बच्चा क्या होगा, मनुष्य होगा। जो आम का पौधा क्या है, उसका पौधा आम होगा। जो कुत्ता है उसका बच्चा क्या होगा, कुत्ता होगा। तो वो कैसे हो पा रहा है, इस डीएनए के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, डीएनए के कारण हो रहा है। यही डीएनए क्या कर रहा है, माता पिता के गुण को उसके संतान में ले जा रहा है। तो डीएनए में विशेष कोडिंग होती है बच्चों, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक खंड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। तो डीएनए में तो कोडिंग है ही, लेकिन वह कोडिंग जो कि उसका क्रियात्मक समूह है या फिर क्रियात्मक खंड है, उसे उसका क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। तो यह भी तुमसे कभी कभी पूछा जाता है। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। बस इतना तुमको लिख देना, और ज्यादा नहीं लिखना है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। तो जो डीएनए अणु है वही माता पिता के गुण को उसके नए बच्चे में ले जा रहा है। तो डीएनए में वो सारा गुण है जिससे कि वो क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। फिर प्रोटीन से फिर क्या बनेगा, बॉडी का डिजाइन बनेगा। तो सारा चीज डीएनए में निहित है। जो कोशिकाएं विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, उनमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। तो क्रोमैटिन पदार्थ एक्चुअली में क्या है, वही डीएनए उसमें है। समझ में आ रहा है ना। जैसे जैसे मैंने बताया, देख सकते हो कोशिका विभाजन तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो कोशिका विभाजन में जैसे एक कोशिका है, तो इसी एक कोशिका में विभाजन होते होते दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो जब ये एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वह भी क्या होता है, उसमें भी विभाजन होगा। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो क्रोमोसोम है, जो कोशिका विभाजन है वो अलग अलग प्रकार का होता है, उसके अकॉर्डिंग ये क्रोमोसोम भी नए कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ठीक है। चलो ये समझ में आ गया होगा। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया जिसमें एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं को निर्माण करता है। तो ये कोशिका विभाजन भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो पहले छोटा सा था, अभी इतना बड़ा हो गया। तो आखिर इसमें क्या हुआ, कौन सा परिवर्तन हुआ। तो इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है। शुरुआत में हमारा भी शरीर कितने सेल का था, एक ही सेल का था, लेकिन उसमें कोशिका विभाजन होते गया होते गया होते गया, और हमारा शरीर लाखों करोड़ों सेल का बन गया। कोशिकीय जनन में केंद्रक की भूमिका। तो कोशिकीय जनन में केंद्रक की भूमिका बहुत ज्यादा है। देख सकते हो यह जो केंद्रक है, मुख्य रूप से जब कोशिका विभाजन होता है तो सबसे पहले केंद्रक में ही विभाजन होता है, और उसके बाद फिर यहाँ साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। तो ये केंद्रक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर निभाता है एक कोशिका से दो कोशिका बनने में। ठीक है ना। अब यहां पर तुम देख सकते हो कि केंद्रकाय, जो कि क्या था, मैंने बताया था कि केंद्रकाय मतलब बोलो न्यूक्लियोलस, उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब तुम देख सकते हो जो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीव होते हैं उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। मैंने बताया था तुम्हें कि केंद्रक झिल्ली सभी में नहीं होगा, और स्पष्ट केंद्रक सभी जीवों में नहीं पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। और उसी के आधार पर यहाँ पर हम लोग दो कोशिकाओं को पढ़ने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ समझो जरा, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं रहेगा, यानी कि स्पष्ट केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता है। अतः कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं, और ऐसे क्षेत्रों को हम लोग केंद्रकाय कहते हैं। तो बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होगा, बल्कि उस क्षेत्र में क्या होगा, केंद्रकाय होगा। ये बात क्लियर कर लेना। ठीक है। अब इसके बाद तुम देख सकते हो केंद्रक द्रव्य भी हम लोग को पढ़ना है। तो केंद्रक द्रव्य क्या है, जिस तरीके से हम लोगों का जीव द्रव्य होता है उस तरीके से क्या होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, जो कि केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। तो यहां पर अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक झिल्ली के उपस्थिति के आधार पर जो कोशिका है वह दो प्रकार की होती है।
एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे क्या कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो चलो इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो यहाँ तुम देख सकते हो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये क्या है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखकर ही इसको याद करने का कोशिश करेंगे, कुछ पॉइंट्स याद करने का कोशिश करेंगे जिससे कि एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर ये बच्चों ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये है यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहला अपने से सोच लेना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका ये प्रिमिटिव कोशिका मतलब प्राचीन टाइप की कोशिका है, और ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये क्या है बहुत अच्छा कोशिका है, एक जिसमें एडवांस कोशिका है जिसमें सारे कोशिका के अंगक पाए जाते हैं। इस तरीके से ऐसा सोचना है। तो यहां पर अब नाम से ही पहला डिफरेंस हम लोगों को देखना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो जिस कोशिका में प्रिमिटिव टाइप यानी प्राचीन तरह का न्यूक्लियस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो उसके लिए और अच्छा शब्द क्या है कि इसमें बच्चों ये देखो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और इसमें जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक होता है उसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होता है, या सीधे सीधा कहे कि इसमें केंद्रक उपस्थित ही नहीं होता है। ये पहला डिफरेंस हो गया, नाम से हो गया। दूसरा हो गया यूकैरियोटिक। यू मतलब क्या हो गया, यू मतलब हो गया अच्छा, इस तरीके से समझ सकते हो, डेवलप्ड समझ सकते हो। और कैरियोन मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है यानी कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, यानी कि केंद्रक झिल्ली होगा, यानी कि असली में वहां पर केंद्रक होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये तो समझाने का बात था। तो पहला नाम से ही हम लोगों ने समझ लिया कि पहला वाला प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं, दूसरा में यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं। देखा एक अंतर हो गया, एक में क्या हो गया, केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं है, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली है यानी कि केंद्रक यहां पर होगा। देखा सिर्फ नाम से ही एक डिफरेंस हम लोगों ने पता कर लिया, याद हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं तो देखो ना यहां देखोगे तो ध्यान से यदि देखोगे तो ये छोटा होता है साइज में और ये साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो साइज में छोटी होती हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो प्रायः साइज में क्या होती हैं, आकार में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो ये देखो आकार में प्रायः छोटी होती है, कौन छोटी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका आकार में प्रायः क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। हो गया दो डिफरेंस। देखा सिर्फ देख कर ही हम लोग पता कर लेते हैं दो डिफरेंस को। चलो अब हम लोग देखते हैं तीसरे डिफरेंस को। तो तीसरा डिफरेंस तुम्हें यहां दिख तो रहा है लेकिन क्लियर शायद नहीं दिख रहा होगा। ये देखो इतने सारे नाम है, यहां पर दिख रहा है कितने सारे यहां पर नाम है, ठीक है, लेकिन यहां पर उतना सारा नाम नहीं है। ये क्या बात हुआ, अरे ये सिंपल सा बात हुआ कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें बहुत सारे कोशिका अंगक मौजूद होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि गोल्जी एपरेटस हो गया तुम्हारा, फिर तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर यहां पर क्या है बताओ, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। ये सारा कहां उपस्थित होता है, ये उपस्थित होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। देख के ही तो पता चल रहा है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं होता है। तो यही हो गया तुम्हारा तीसरा डिफरेंस। क्या डिफरेंस हो गया कि इसमें लगभग सभी अंगक मौजूद होते हैं लेकिन इसमें बहुत सारे अंगक हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, ये सारा बात हो गया, कोई दिक्कत है क्या। अब देखना, अब यहां पर देखो कि वास्तविक केंद्रक यहां हुआ और साथ में अंगक भी नहीं होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली के साथ साथ झिल्ली युक्त अंगक भी होता है। ये वाला हो गया, तीन में ही हो गया। अब चौथा एक और डिफरेंस तुम याद कर सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें एक ही क्रोमोसोम होता है प्रायः, और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें प्रायः एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। ये हो गया तुम्हारा चार डिफरेंस।
अब पांचवा डिफरेंस क्या कर सकते हो, पांचवा डिफरेंस में तुम यहां पर उदाहरण लिख सकते हो। डिफरेंस नहीं हुआ लेकिन उदाहरण ही हो गया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, या यहां पर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ये क्या हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसके अलावा जो भी कोशिकाएं हैं, जो भी जीव हैं, उनमें कैसा होता है यूकैरियोटिक कोशिका होता है। जैसे मनुष्य में कैसा कोशिका होगा यूकैरियोटिक होगा, ठीक है। पौधे में कैसा कोशिका होगा यूकैरियोटिक कोशिका होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना, कोई टेंशन, नो टेंशन। तो हम लोगों ने कोशिका में तीन महत्वपूर्ण भागों को पढ़ा है। सबसे पहले क्या हो गया प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा क्या हो गया कोशिका द्रव्य, और तीसरा क्या हो गया केंद्रक। ये तीन चीज हम लोगों ने पढ़ा है। तो केंद्रक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव के बारे में। तो ये तो मैंने शुरू में ही बताया था कि कोशिका का वह बड़ा क्षेत्र जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो भाग है तथा एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ से भरा रहता है, कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका के इसी भाग को कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। यहां देखना, तो ये है कोशिका तुम्हारा, देखो ये क्या है कोशिका, कोशिका में है केंद्रक, ये मैंने पढ़ाया भी है, थोड़ा सा फिर से समझ लो। तो ये होता है तुम्हारा प्लाज्मा झिल्ली, क्या होता है बच्चों प्लाज्मा झिल्ली, और ये है तुम्हारा केंद्रक, क्या है केंद्रक। तो यहां पर ध्यान देने वाला बात यह है कि यहां पर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और यहां पर न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में केंद्रक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है केंद्रक द्रव, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। केंद्रक द्रव भरा रहता है, और इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य, ये याद रखना। तो कोशिका द्रव समझ में आ रहा है तुम्हें। यह जो भाग है न्यूक्लियस के बाहर वाला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर वाला, यहां जो द्रव भरा हुआ है उससे हम लोग क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है इसको यदि ऐड कर दिया जाए तो पूरा मिला के हम लोग उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं बच्चों जीव द्रव्य। इसी को तुमको याद करके चलना है। इसको क्या बोलेंगे फिर जीव द्रव्य। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा देखो। तो यहाँ देख सकते हो जीव द्रव के बारे में बताया गया है। जीव द्रव मतलब क्या हो गया प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों मिलाकर किसका निर्माण करते हैं जीव द्रव, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या हो गया प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, या न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे भी बोलो, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस ये दोनों मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म मिल जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म को ही हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य, और साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ये याद रखना। तो सभी कोशिकांग कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया कोशिका द्रव हो गया। तो कोशिका द्रव में ही जो ऑर्गेनल्स हैं पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। तो चलो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं, और ये क्या है ये है कोशिकांग। तो मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया है कि हमारा शरीर किस चीज से मिलकर बना है कोशिका से मिलकर बना है। और कोशिका किस चीज से मिलकर बना हुआ है तो कोशिका में तीन पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले क्या पढ़ा था बताओ, सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद केंद्रक, और उसके बाद कोशिका द्रव्य। तो इसी कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं कोशिकांग, जो कोशिका के विभिन्न क्रियाओं को करते हैं। यहां हम लोग इस प्रकार से कहते हैं कि कोशिका जो विभिन्न कार्यों को कर रहा है वह कोशिकांग से के मदद से कर रहा है। तो कोशिकांग क्या हो गया कोशिका का ही पार्ट हो गया जो उसके कार्य को सुचारू रूप से चला रहा है। कई प्रकार के कोशिकांग होते हैं जिनमें हमें कुछ को पढ़ना है। जैसे सबसे पहला देख सकते हो अंतर्द्रव्यी जालिका है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, रिक्तिका, और इसी के साथ तुम्हारा हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर जैसे यहाँ देख सकते हो चित्र को, यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग कोशिकांग तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये कोशिकांग, यहाँ पर ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसके एक एक के बारे में मैं बता रहा हूँ, विशेष कर करके बताऊंगा। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तुम देखोगे कि ये पूरे कोशिका में इस तरीके से अंतर्द्रवीय जालिका फैला हुआ है, पूरे कोशिका में फैला होता है अंतर्द्रवीय जालिका। ये देख सकते हो यहाँ पर अंतर्द्रवीय जालिका हो गया। फिर यहाँ देख सकते हो तुम प्लास्टिड्स, जो तुम्हारा प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है, प्लास्टिड्स होता है। एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स नहीं होता है, वह भी एक कोशिकांग है। फिर यहाँ देख सकते हो लाइसोसोम के बारे में देख सकते हो, और यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, गोल्जी अपरेटस है। तो ये सारे क्या है, कोशिकांग हैं, जिनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो कोशिकांग में जैसे मैंने बताया क्या है, अंतर्द्रवीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, रिक्तिका, प्लास्टिड्स, ये सारे कोशिकांग हैं। अब इनके बारे में कैसे पढ़ना है, तो प्रत्येक के बारे में उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत उसका क्या करना है, फंक्शन पढ़ लेना है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो यहाँ नहीं बताया गया है, लेकिन जितना बताया गया है उतना हम लोग को करते हुए चलना है। तो यहाँ देख सकते हो सबसे पहला अंतर्द्रवीय जालिका, इसका हिंदी में अलग अलग नाम तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ई और आर इस तरीके से बोलते हैं। तभी तुरंत मैंने दिखाया था तुम्हें कि कोशिका में किस तरीके से ये पूरा संरचना फैला हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो इसके एक छोटे से भाग को यदि हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर इसके संरचना को तुम देख सकते हो। तो यहाँ जब इसका संरचना देखोगे, यहाँ पर तुम देख सकते हो ये क्या है, केंद्रक है। ये क्या है बच्चों, केंद्रक। यहाँ देखो ये है केंद्रक, और केंद्रक के संबंध में ये चारों ओर पूरे कोशिका में क्या है, फैला हुआ है। बहुत ध्यान से देखोगे तो ये देखोगे इस तरीके से क्या है, नालिकावत रचना है। ये दिख रहा है ना, नालिकावत रचना है जो कि पूरे कोशिका में फैला हुआ है। ये शीट से बना हुआ है, ठीक है। तो नालिकाओं और शीट से घिरा हुआ क्या है, ये पूरा तंत्र है जो कि पूरे कोशिका में फैला रहता है। तो अंतर्द्रवीय जालिका झिल्ली युक्त, ये कैसा है संरचना इसका, झिल्ली युक्त नालिकाओं तथा शीट का बहुत बड़ा तंत्र है। देखा, यही तुम लिख देना यदि पूछेगा कि अंतर्द्रवीय जालिका के बारे में लिखें तो तुम यही बात लिख देना कि यह क्या है, यह झिल्ली युक्त नालिकाओं तथा शीट का बहुत बड़ा तंत्र है। अब देखोगे ये लंबी नालिकाओं अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ एकदम संरचना को देखोगे तो लंबी नालिकाओं, गोल एवं थैलों के जैसा इसका संरचना दिखाई देता है, ठीक है। अब बात आता है कि अंतर्द्रवीय जालिका कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक प्रकार यहाँ देख सकते हो ये वाला जो है ये एक तरीके का है, और ये वाला अलग तरीके का है। तो इसमें क्या अंतर है, तो यहाँ देखोगे तो तुम ध्यान दोगे तो यहाँ देख सकते हो ये गोल गोल यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ देख सकते हो ये गोल गोल संरचनाएं हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है, तो जहां पर ये उपस्थित होता है अंतर्द्रवीय जालिका में, उसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतर्द्रवीय जालिका। और यहां पर देख सकते हो यहाँ इसमें उपस्थित नहीं है, तो जहां उपस्थित नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका। तो इस तरीके से तुम देखोगे कि यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्द्रवीय जालिका है, दो प्रकार का हो गया। पहला बताओ क्या हो गया, यस, खुरदुरी अंतर्द्रवीय जालिका। तो दूसरा बताओ क्या हो गया, दूसरा हो गया चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका। तो अब बात आता है खुरदुरी किसे कहेंगे, सिंपल सा बात है, जिसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। और चिकनी किसे कहेंगे, जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका। बस सिंपल सा बात है, ठीक है। अब राइबोसोम का कार्य क्या तुम जानते हो, तो राइबोसोम मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण में मदद करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जो प्रोटीन का निर्माण करेगा तो वो कहाँ आएगा, वो जो है सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही तैयार होगा। समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहाँ पर हम लोग को इसका कार्य देख लेना है। क्या देख लेना है, कार्य देख लेना है। तो कार्य में दोनों याद कर लेना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि कार्य आएगा तुमको अंतर्द्रवीय जालिका का RER या SER करके, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है,
ठीक है, तो दोनों का मिला के हम लोग लिख देंगे तो भी हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि पूरे पूरे कोशिका में क्या है, जालवत फैला हुआ रहता है, ठीक है, जो किसको क्या देता है, एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, उसकी स्ट्रेंथ प्रदान करता है, किसको बताओ, कोशिका को। साथ ही साथ देख सकते हो यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक में जालिका तंत्र का निर्माण करता है, क्या बनाता है, जालिका तंत्र बनाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो यह परिवहन के लिए नालिका के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है, परिवहन के लिए किस रूप में कार्य करता है, नालिका के रूप में भी कार्य करता है। और यही क्या करता है, उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है, किसी को प्रदान करता है, कोशिका को। समझ में आया, देख लो क्या हुआ, यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के मध्य जालिका तंत्र बनाता है। यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए तथा अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करता है। समझ में आया। इसी के साथ देख सकते हो इसकी कोशिका को जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य करता है। जैव रासायनिक क्रिया भी कुछ यहाँ पर होता है, यह भी लिख सकते हो कि यहाँ पर कुछ जैव रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। यकृत कोशिकाओं में देखो, अब एसीआर का दो काम बताया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो बोलोगे कि यकृत कोशिकाओं में जो टॉक्सिन्स होते हैं, हार्मफुल मेडिसिन होते हैं, उसको निपटारा करने का काम करेगा, उसके प्रभाव को कम करने का कार्य करेगा। तो टॉक्सिन मतलब क्या हो गया, विष एवं दवाओं के विषाक्त प्रभाव को ये क्या करता है, कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भी लिख सकते हो। साथ ही साथ लिख सकते हो यह वसा और लिपिड के सिंथेसिस में भी मदद करता है। सिंथेसिस मतलब उसको बनाने में भी मदद करता है। समझ में आ गया, तो ये बात था। अब इसके बाद हम लोग को देखना है गोल्जी उपकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोल्जी उपकरण के बारे में देख सकते हो, तो यहां पर देखोगे जो गोल्जी उपकरण है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट होकर कार्य को करता है। यहां देखो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा केंद्रक, उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा बोलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया गोल्जी उपकरण। तो यहां पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी उपकरण है, ये दोनों एक दूसरे से संबद्ध होकर कार्य करते हैं। तो यहां पर अब इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, किसके बारे में, गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं गोल्जी उपकरण की संरचना को। तो संरचना तो यहां पर तुमने देख लिया है। तो यह झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। तो यहां देख सकते हो यह जो है गोल्जी अपरेटस, ये झिल्ली युक्त क्या है, पुटिका है। इस तरीके से ये पुटिका है, वेसिकल्स से मिलकर बना होता है। तो ये झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के समानांतर फैला मतलब सजा हुआ रहता है, और इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टर्नी। ये जो सजा हुआ संरचना, इसका नाम क्या होता है, सिस्टर्नी। देखो यहाँ पर हिंदी में लिख देना सिस्टर्नी, ठीक है। तो इस तरीके से ये है तुम्हारा गोल्जी उपकरण। क्या है बच्चों बताओ, गोल्जी उपकरण है। इस तरीके से यहाँ देख सकते हो कि कैसे ये पुटिकाओं से बना होता है और एक दूसरे के समानांतर सजा हुआ रहता है। और इसमें देख सकते हो छोटे छोटे वेसिकल्स भी यहाँ पर तुमको देखने को मिलेंगे, तो ये भी इसी का पार्ट है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो गोल्जी अपरेटस है, दोनों साथ में मिलकर कार्य करते हैं। तो इसका कार्य क्या है, गोल्जी अपरेटस का क्या कार्य है, तो ये क्या करता है, ये यहां मान लो कि प्रोटीन बन रहा है, तो इस प्रोटीन को ये अपने पास बुलाता है और उसको प्रोसेसिंग का कार्य करता है, पैकेजिंग का कार्य करता है, और टैग लगाने का कार्य करता है, और जहां जहां उसको जाना है वहां भेजने का कार्य करता है। कौन करता है, गोल्जी एपरेटस करता है। तो यहां तुम देख भी सकते हो इसके कार्य में, जिसमें मैं आगे बताने वाला हूं कार्य। तो देखो यहां पर क्या हुआ, यहां चित्र में देख सकते हो अच्छे तरीके से कि किस तरीके से यहां पर प्रोटीन जो है, ये देखो वेसिकल के थ्रू कहां पे पहुंच गया, गोल्जी में पहुंच गया। गोल्जी में क्या पहुंच गया, प्रोटीन पहुंच गया। कहां से पहुंच गया, तो जहां बना था वहां से पहुंच गया, ठीक है, राइबोसोम में बना था ना, तो यहां से ये पहुंच गया। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्जी में प्रोटीन पहुंच गया। अब ये प्रोटीन यहां पर पहुंच गया, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन के साथ प्रोसेसिंग का जरूरी होगा, तो प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसको क्या करेगा, उसमें टैग लगाएगा, उसको जहां जाना है वहां उसको भेजेगा। तो देख सकते हो यहां पर आया, ये देखो ये इस पर कार्य किया कर रहा है, कुछ प्रोसेस वगैरह कर रहा है, टैग लगा रहा है, और इसको वेसिकल्स के द्वारा कोशिका के बाहर भेज दिया।
और ये प्रोटीन फिर जहां जाना होगा वहां ये चला जाएगा। इस तरीके से ये दोनों मिलकर कार्य को करता है। तो यहां पर इसे कार्य में सबसे पहला लिखोगे, सबसे पहला लिख सकते हो कि ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थों के लिए पैकेजिंग का कार्य करता है, प्रोसेसिंग का कार्य करता है, उसको टैग लगाता है, उसको जहां भेजना है वहां भेजता है। कौन करता है ये, गोल्जी एपरेटस करता है, गोल्जी उपकरण करता है। तो गोल्जी उपकरण जो कार्य कर रहा है किससे संबद्ध होकर कार्य कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबद्ध होकर कार्य कर रहा है। अब गोल्जी उपकरण के कार्य में ये पहला और दूसरा लिख सकते हो, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़कर जटिल झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाता है। तो ये जटिल झिल्ली तंत्र का निर्माण करता है जिससे कि कोशिका का कार्य सुचारू रूप से चल सके, जैसे एक कार्य तुमने देखा। ठीक इसी तरीके से यहां देखोगे कि गोल्जी उपकरण में क्या होता है, सामान्य शर्करा जटिल शर्करा में रूपांतरित होता है। मतलब यहाँ गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी उपकरण है, वह रूपांतरण का भी कार्य करता है। सामान्य शर्करा को किस में बदलता है, जटिल शर्करा में भी बदलता है। इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो ये लाइसोसोम का भी निर्माण करता है, यह भी तुमको याद रखना है। राइबोसोम मैंने अभी तुरंत तुम्हें बता दिया था। ये जो राइबोसोम है वह प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। तो राइबोसोम को हम लोग को नहीं पढ़ना है, राइबोसोम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जैसे मैंने बताया वैसे ही तुम्हें लिख देना है। लाइसोसोम जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वह है तुम्हारा लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोशिका के लिए। तो देख सकते हो यहाँ ये जो कोशिका है इस कोशिका में ये लाइसोसोम मौजूद है। तो यह जो लाइसोसोम है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कोशिका के लिए, और इसे अपशिष्ट निपटारा करने वाला तंत्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइसोसोम से जरूर क्वेश्चन होता है, ये बात मान लो। 1 नंबर का या 2 नंबर का जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि कोशिका के अपशिष्ट निपटारा करने वाला तंत्र कौन सा है, तो तुमको उत्तर देना है लाइसोसोम है। दूसरा मैं आगे बता रहा हूं, आगे इसको देख लेते हैं। यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। लाइसोसोम क्या है, झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के साथ साथ झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, और साथ में इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल होता है, रसायन होता है, कुछ एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्या करता है कि लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के साथ साथ कोशिकांग के टूटे फूटे भागों को भी पाचित करके कोशिका का साफ सफाई करने में मदद करता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। लाइसोसोम को बहुत ध्यान से समझते जाओ। लाइसोसोम झिल्ली युक्त पुटिका है, और इसमें क्या होता है, इसमें झिल्ली हुई संरचना है बोलेंगे, और इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम होता है जो क्या करता है, मान लो कि यहाँ पर कोई कोशिकांग टूट रहा है तो उसको क्या करता है, उसको पाचन करने का कार्य करता है। मान लो कोई इन्वेडर यहाँ पर हमला करता है, कोशिका के अंदर कुछ अनचाहा पदार्थ आता है या अनचाहा बैक्टीरिया आता है, तो उसको मारने का काम करता है कौन, लाइसोसोम। और सिर्फ यहां तक ही नहीं, कभी कभी क्या होता है कि यदि कोशिका टूट फूट जाता है तो लाइसोसोम उस पूरे कोशिका को ही पाचित कर देता है, पूरे कोशिका को ही खा जाता है, यही समझो। इसलिए लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो याद भी कर सकते हो, लाश से लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या कर देता है, कोशिका को लाश बना देता है। तो उससे याद भी कर सकते हो कि कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। तो लाइसोसोम क्या है, कोशिका की आत्मघातिक थैली है। और इसे ऐसा क्यों बोलते हैं, सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन तुमको आता है। तो कोशिकीय यहाँ पर ये हटाओ में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, क्या लिख भी सकते हो, उपापचय लिखा हुआ है कि उपापचय, ये उपापचय है, थोड़ा सा मिस्टेक था। तो कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होता है, फट जाते हैं, और इसके शक्तिशाली एंजाइम अपने ही कोशिका को क्या कर देता है, पाचित कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या का बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। ये सारा चीज तुम एग्जाम में लिखोगे, यही है वीवीआई क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, तो देखा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा यहाँ पे। विशिष्ट निपटारा कौन करता है, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। ये तो कंपटीशन में भी पूछा जाता है, क्यों कहते हैं, यह भी वीवीआई क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से लाइसोसोम के और भी कार्यों को देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यह कोशिका के अपशिष्टों को
कोशिका को साफ रखता है। इसके शक्तिशाली एंजाइम कोशिकांग के अलावा जीवाणु, भोजन एवं कृमियों का पाचन करती है। यह मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। तो ये लाइसोसोम के कार्य यहाँ पर तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो कोशिका में ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को और भी तुमको सीखना पड़ेगा, जो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो देखो यही है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना में देखोगे तो ये डबल मेम्ब्रेन संरचना है, 2 झिल्ली वाली बनी रचना है। तो ये देख सकते हो ये आउटर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये देखो, ये जो दिख रहा है ये है आउटर मेम्ब्रेन, दिख रहा है। ये क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन। ये देखो आउटर मेम्ब्रेन हो गया। और अंदर का जो मेम्ब्रेन है इस तरीके से देख सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा, ये क्या करता है? ये देखो इस तरीके से ये संरचना होता है। ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पर क्रिस्टी का निर्माण करता है। ये देखो ये क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन। तो ये इसका संरचना इस तरीके से होता है, किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। अब आगे देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली जैसे मैंने बता दी, एक बाहरी झिल्ली है, एक भीतरी झिल्ली है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। भीतरी झिल्ली मैंने बताया ना कि ये क्या होता है? बहुत ज्यादा इस तरीके से राउंडेड होता है, वलित होता है। इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ये बात एक्स्ट्रा याद कर सकते हो कि जो हम लोगों को कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 जगह बताइए जहां पर डीएनए पाया जाता है, किसके अलावा? बोलेगा कि न्यूक्लियस के अलावा या केंद्रक के अलावा। तो तुमको उत्तर देना है, पहला हो गया तुम्हारा, बोलो क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा हो गया प्लास्टिड। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और राइबोसोम होता है, ये याद रख सकते हो। अब माइटोकॉन्ड्रिया में यदि डीएनए है, राइबोसोम है, तो यहाँ प्रोटीन भी बनता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अद्भुत अंगक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया से एक एकदम फेमस क्वेश्चन है जो कि जरूर पूछा जाता है, और यह क्वेश्चन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस क्यों कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस इसको क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा, और इसी को कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग जो भोजन करते हैं वह भोजन कहाँ गया? वह भोजन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? वह जो भोजन है वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, यानी कि वह जो भोजन है कॉम्प्लेक्स से क्या होता है? सिंपलर मैटर में टूट जाता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट या फिर बोलेंगे जो सिंपल फैट से क्या बनता है? फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनता है। फिर तुम्हारा प्रोटीन से क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। फिर तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनता है। मतलब कि पाचन के बाद वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, अपने सरल अणुओं में बन जाता है। उसके बाद ये जो सरल अणु हैं, सरल अणु, ठीक है, वो आ जाते हैं तुम्हारा कोशिका में। कहां पर आ जाते हैं? कोशिका में। और वहां पर कोशिकीय श्वसन होता है। क्या होता है बच्चों? कोशिकीय श्वसन होता है, और उस कोशिकीय श्वसन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखो इतनी बातें मैंने बता दी तो तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो अभी मैं बता रहा हूं। तो हमारे शरीर में जो मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, जो भी कार्य कर रहा हूं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो इसके लिए ऊर्जा कहां से मिलता है? तो तुम बोलोगे सर इसका जो ऊर्जा है वो भोजन से मिलता है। बहुत अच्छे बच्चों, लेकिन ये ऊर्जा कैसे मिलता है वही हम लोगों को सीखना होगा, और वही माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य भी हो जाएगा। तो बच्चों जो भोजन हम लोग करते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूप में होता है, जैसे मैंने अभी तुरंत तुम्हें बताया। तो वो जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो पचता है और सिंपल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि सरल अणु बन जाता है। उसके बाद वो पहुंच जाता है कोशिका में, और कोशिका में फिर उसका ब्रेकडाउन होता है, वह टूटता है या तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में या तो अनुपस्थिति में, और उससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा का प्राप्ति होता है। हमें क्या मिलता है? ऊर्जा होता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कोशिकीय श्वसन होता है, और उस श्वसन के द्वारा
ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये क्या कार्य हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य हो गया। और यहां पर ये जो ऊर्जा का मुक्ति, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलता है, मुख्य रूप से ऊर्जा यही प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्यों हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो इसका उत्तर ऐसे देना, तुम लिखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है, जिससे कि वहां प्रचुर मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। एकदम सिंपल शब्दों में ऐसे लिख दोगे, पूरा नंबर तुम्हें मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जैसे मैंने बताया, तो यह क्या करता है? मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक इस तरीके से इसमें कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं, कोई बात नहीं, यह अपना खुद का प्रोटीन भी बना लेता है। कोशिकीय ऊर्जा का संचयन और निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कुल मिलाकर यही तुमको क्या लिख देना है? इसका कार्य लिख देना है। इसके बाद तुम देख सकते हो जो हमारा नेक्स्ट है वह है प्लास्टिड्स। यहां देख सकते हो ये क्या है बच्चों? प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड के बारे में सबसे पहले जानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं होते हैं। प्लास्टिक की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। और प्लास्टिक बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या होता है बताओ? डीएनए और इसमें राइबोसोम होता है, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ देख सकते हो प्लास्टिड का संरचना में, तो प्लास्टिड का संरचना में तुमको संरचना उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, लेकिन देख सकते हो ये जो छोटा छोटा संरचना इस तरीके से थैलीनुमा, इसको हम लोग बोलते हैं थाइलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो पूरा संरचना है, यानी कि ये जो पूरा दिख रहा है, इसको हम लोग ग्रैनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैनम। ग्राना या ग्रैनम सिंगुलर प्लूरल करके बोलेंगे। तो ये जो रचना है ये थाइलाक्वाइड हो गया। ये छोटा छोटा दिख रहा है प्लेट जैसा ऐसे, वो थाइलाक्वाइड हो गया। ये पूरा ग्रैनम हो गया। और यहाँ भी देखोगे कि यहाँ डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि दोहरी भित्ति दिख रहा है तुम्हें। ये देखो, एक पहला भित्ति बाहरी हो गया और दूसरा ये अंदर हो गया, यानी कि डबल मेम्ब्रेन है। यानी कि एक हो गया इनर मेम्ब्रेन अंदर वाला और बाहर वाला क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन। इस तरीके से ये संरचना है। अब यहां पर देखोगे इसके बारे में जो हम लोगों को मेन रूप से मेन चीज पढ़ना हुआ है कि ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट। बहुत अलग अलग बुक में थोड़ा और अंतर करके बताया गया है, उसमें क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट 2 ही बताया गया है। और या फिर इसको 3 तरीके से बांट के भी कई बुक में पढ़ाया गया है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो कुछ बुक में अपने तरीके से वहां पर पढ़ाया गया। तो यहाँ पर हम लोग 3 भाग इसका देखेंगे, तो बहुत सिंपल है। तो वैसा प्लास्टिड्स जो कि रंगीन होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा यह प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता। इसका मुख्य कार्य पौधों को सुंदर बनाना, फलों एवं फूलों के पंखुड़ियों में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन देखा है ना तुमने पौधों को, फूलों को, वह किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। इसके बाद जो दूसरा वह ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है तुम्हारे एग्जाम में कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य लिखें, तो तुम लिख देना कि इसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ स्टोर रहते हैं, संचित रहते हैं। यह पौधों को जड़ों एवं तना के भाग में पाया जाता है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जबकि यहाँ पर तीसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ देखना ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होगा, क्रोमोप्लास्ट रंगीन होगा और क्लोरोप्लास्ट हरा होगा, ग्रीन भाग होगा। तो जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये बात याद रखना कि क्लोरोफिल जिस वर्णक में पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले तथा नारंगी रंग के अलग अलग वर्णक हैं जिसका अलग अलग नाम भी होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर तीनों हम लोगों ने देखा, तो तीनों में जो जो चीजें देखी वही कार्य के रूप में भी लिख सकते हैं।
प्लास्टिड के विभिन्न प्रकारों के कारण ही पौधे में विभिन्न भागों के विभिन्न रंग होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे वर्णक प्लास्टिड्स के कारण मतलब क्लोरोफिल के कारण होता है। फिर इस तरीके से देख सकते हो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, चर्बी और प्रोटीन को संचित करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ तुम लिख सकते हो इसके कार्य में। इसके बाद रहता है वैक्यूल्स। तुम्हें मैंने बताया था कि प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जब हम लोग अंतर करते हैं तो वहां पर मैंने वैक्यूल्स के बारे में बताया था, रसधानियों के बारे में बताया था। तो जो पादप कोशिका है देख सकते हो यहाँ पर इस रसधानी को दिखाया गया है। बड़े बड़े रसधानियां पाई जाती हैं, लेकिन जंतु कोशिका में रसधानियां नहीं पाई जाती हैं। तो ये हो सकता है तुम्हारे सबसे टफ भी पड़े, क्योंकि यहाँ पर तुमको इन बातों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत ध्यान से बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हो रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों के संग्राहक थैलियां हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पदार्थों का क्या होता है, संग्रहण होता है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं या फिर अनुपस्थित होती हैं, बहुत संख्या में होती हैं, जबकि पादप कोशिका में रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानियां की माप कोशिकाओं के आयतन का 50 से 90% तक हो सकता है। समझ लो कितना बड़ा होगा। पादप कोशिकाओं की रसधानियां कोशिका द्रव्य से भरी रहती हैं, जो कोशिकाओं को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करती हैं। तो जो पादप कोशिका है कभी सिकुड़ता है कभी फूलता है, तो वो रसधानियों के कारण भी होता है। तो ये क्या करता है, उसको स्फीति प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। यदि पानी उसमें भर गया तो फूल जाएगा और निकल गया तो क्या हो गया, पचक जाएगा। तो यहाँ पर रसधानियों के कार्य तुम देख सकते हो और इसको एग्जाम में लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कोशिकाओं को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा प्रोटीन आदि रसधानियों में ही संचित रहता है। इसको याद कर लेना। फिर कुछ एक कोशिकाओं जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल के अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करती हैं। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर निकालता है शरीर के, ये भी रसधानियों का कार्य होता है। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में। और तुम यदि हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, हमेशा देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ना। वीडियोस को शेयर भी करना अपने दोस्तों में, सबको बताना भी। ठीक है, मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।